नमस्कार मित्रों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो रहने वाला है पेट और लिवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के बारे में। और आज हमारे साथ रहने वाले हैं डॉक्टर राकेश कुमार जगदीश। नमस्कार। डॉक्टर राकेश कुमार जगदीश कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा और प्रीति विहार दिल्ली में। सर ने अपना ट्रेनिंग भारत के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ILBS दिल्ली से किया है। तो आज जितनी भी पेट और लिवर से संबंधित हमारे जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उनके संबंधित जो भी मन में भ्रांतियां हैं, प्रश्न हैं, उन सब का समाधान आज डॉक्टर राकेश कुमार जगदीश हमें देने वाले हैं। सर, ये लिवर होता कहाँ है और लिवर का काम क्या क्या होता है? लीवर या जिगर जो है शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमारी राइट साइड में होता है, डायफ्राम से नीचे, और लगभग 1.5 किलो का ऑर्गन होता है। राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं। राइट लोब बड़ा होता है लेफ्ट लोब से। अब इसके काम की बात करें तो लीवर के काम इतने सारे हैं कि आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो लीवर के पूरे फंक्शंस को रिप्लेस कर सके। मतलब हम भाषा में बात करें तो लीवर का जो काम है, खाना पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, शुगर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कोएगुलेशन फैक्टर बनाने में हेल्प करता है, और बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे शरीर को चलाए रखने के लिए और इम्यूनिटी देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर, ये किसी व्यक्ति को कैसे पता लगता है कि उसका लिवर ढंग से काम कर रहा है? सामान्यतः अगर आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है तो आपका लिवर सही काम कर रहा है, लेकिन लिवर की बहुत सारी बीमारियां साइलेंट होती हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि लिवर में दिक्कत शुरू हो गई। जैसे कि अगर सबसे कॉमन सिम्टम अगर हम लिवर की बीमारी का देखें तो वो होता है थकान होना, फटीग होना, लेथार्जी होना, कि कुछ काम करने में मन ना लगना। इसके अलावा लिवर की बीमारी के जो दूसरे लक्षण होते हैं वो पेट में दर्द भी हो सकता है, पर्टिकुलरली राइट साइड के ऊपर, और पीलिया हो सकता है जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला हो जाता है। आपको खाना पचाने में प्रॉब्लम हो सकती है, गैस बहुत ज़्यादा बन सकती है, डाइजेशन के इश्यूज आ सकते हैं, या बहुत सीरियस अगर बात करें तो पेट में पानी आ सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, जो कि बहुत एडवांस लिवर की बीमारियों में होता है, लिवर सिरोसिस। यदि ज़्यादातर पॉपुलेशन को लिवर सिरोसिस तक की बीमारी हो जाती है तो वो हॉस्पिटल में डायग्नोज होती है। यूजली हमें कोशिश करनी चाहिए कि लिवर की बीमारियों को, जो कि आमतौर पे आजकल फैटी लिवर डिजीज़ या मैसेंट जिसको कहा जाता है, उसको हम आगे बढ़ के अपने एफर्ट्स से पता करें। ये हम डिस्कस करेंगे आगे कि कौन कौन से इन बीमारियों के रिस्क फैक्टर होते हैं और इनको आगे जल्दी पकड़ने के लिए क्या टेस्ट करना चाहिए। सर, लिवर की सामान्य बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? लीवर की कॉमन बीमारियां जो हैं, सबसे जो कॉमन बीमारी है लीवर की आज के टाइम वो है ओबेसिटी रिलेटेड, या जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़ या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़। मतलब आपको मोटापा है और मोटापे से संबंधित कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड में डिरेंजमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि आपको फैटी लिवर हो। और फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं कि फैटी लिवर हम गए थे कोई और टेस्ट कराने के लिए और हमें फैटी लिवर निकल गया, और वो इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। यूजली क्या होता है, फैटी लिवर, ये बीमारियां जो मैंने अभी बताई, मेटाबॉलिक कंपोनेंट जो है, ये बीमारियां होने से 5 से 10 साल पहले हमें आ जाता है, और यही इसी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, लिवर के मेटाबॉलिज्म खराब होने से ये बीमारियां डेवलप करती है। तो फैटी लिवर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लिवर की जो दूसरी बीमारियां होती हैं वो होती है शराब से रिलेटेड लिवर की बीमारी, जिसे हम एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में ज़्यादातर ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ भी हो सकती है। कुछ पॉलीस्टैटिक लिवर डिजीज़ होती ही वो भी कुछ ऑटोइम्यून हो सकती हैं, जैसे PBC या PSC। कुछ लोग
हेल्थ सप्लीमेंट अपनी मर्जी से ले लेते हैं बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, ऐसे लोगों को भी लीवर की इंजरी हो सकती है सप्लीमेंट्स लेने से या अनबैलेंस्ड मेडिकेशन लेने से। इसको हम ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी कहते हैं। तो ये कॉमन बीमारियां हैं लीवर की डिजीज़। सर ये फैटी लीवर क्या होता है और ये फैटी लीवर होता क्यों है? फैटी लीवर डिजीज़ जो होती है, या जिसको पहले फैटी लीवर डिजीज़ कहा जाता था, आजकल मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक लीवर डिजीज़ कहते हैं या मेसेंट बोलते हैं। नॉर्मल लीवर में 5% से कम फैट होता है। तो जब लीवर में 5% से ज़्यादा फैट हो जाएगा तो फैटी लीवर बोलते हैं उसको, और उसके भी फिर ग्रेड होते हैं। तो फैटी लीवर में फैट ज़्यादा हो गया, लीवर में फैट ज़्यादा होता ही। तो एक्चुअली फैटी लीवर जो डिजीज़ होती है वो शरीर में, जब हमारे शरीर में फैट ज़्यादा बनता है तो ये फैट जो है लीवर में जमा होने लगता है, और लीवर में जब फैट एक्यूमुलेट होकर एक्सीड हो जाता है तो वही फैट निकल के फिर हमारे शरीर की नसों में आ जाता है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, एलडीएल बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट खराब आना, ये सब शुरू हो जाता है। और लीवर की जो सेल होती है हिपेटोसाइट्स, उसके अंदर शुगर का मेटाबॉलिज्म चलता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म चलता है। अब ये जो एक्सेस फैट होता है वो उस पर जाके चिपक जाता है, और जो शुगर मेटाबॉलिज्म करने के लिए इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन वहाँ काम करना चाहिए इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर, वो रिसेप्टर को फैट ने ब्लॉक कर दिया। इंसुलिन आएगा और उस रिसेप्टर को ढूंढ ही नहीं पाएगा कहाँ है, क्योंकि उस पर तो फैट लग गया सेल के ऊपर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस चीज़ को हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि वो इंसुलिन है तो, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि लीवर की सेल पे फैट आ गया है। अब क्या होगा, जब लीवर की सेल पे फैट आ जाएगा तो बॉडी को ये सेंस होगा कि शरीर में इंसुलिन नहीं है, क्योंकि वो काम तो कर नहीं पा रहा। तो पैनक्रियास को सिग्नल जाएगा जहाँ से इंसुलिन बनता है कि और इंसुलिन दो। फिर पैनक्रियास और इंसुलिन सिक्रेट करेगी, पैनक्रियास और इंसुलिन सिक्रेट करेगी, इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा शरीर में, लेकिन क्योंकि हमारे सारे सेल्स पे फैट जमा हो गया है तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस का कहते हैं, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही एक तरह से अगर हम बोलें टाइप 2 डायबिटीज़ का एक प्रिकर्सर होता है। पहले प्री डायबिटीज़ होती है, फिर डायबिटीज़ हो जाती है, इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस से एकांथोसिस निग्रिकन्स होता है, इसी से कई फीमेल्स को पीसीओडी हो जाता है, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जिसको कहते हैं वो हो सकती है। यूरिक एसिड कई लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि सारा का सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हमारे लीवर में फैट एक एक्सेस से ज़्यादा हो गया तो वही फैट फिर स्टे करता है ब्लड में, और ब्लड में जाके वो फिर नसों में जमा होता है, और नसों में जमा होगा तो आर्टरीज सारे सिम्टम में हैं। अगर दिल की नसों में हो गया तो हार्ट के सिम्टम आएंगे, ब्रेन की नसों में होगा तो ब्रेन के सिम्टम आएंगे। और इस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारी है जिसको कहा जाता है, तो ये स्टार्ट तो होती है ओबेसिटी से, फैट डिपोजिशन इन लीवर से, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और फिर शुगर, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, और दिल की बीमारी या ब्रेन की बीमारी शुरू हो जाती है। कई लोगों को यूरिक एसिड के अटैक्स पड़ते हैं जिसको गाउट कहा जाता है। तो ये सारा बीमारी का स्पेक्ट्रम एक ही है, और इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको इंसिडेंटली की फाइंडिंग मिल रही है फैटी लीवर की, कि फैटी लीवर आ गया है, आप गए थे किसी और काम से टेस्ट कराने, लेकिन आपको पता लगा कि अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर लिखा है। अल्ट्रासाउंड भी एक स्क्रीनिंग की टेस्ट ही है फैटी लीवर। इसको भी आगे फाइब्रोस्कैन से टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि कैब और LSM लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट ली जाती है, तब हमें और आइडिया लगता है कि लीवर में फ़ैट कितना है। तो ये फैटी लीवर डिजीज जो है वो एक्चुअली एक प्री रनर होती है ये सब मेटाबॉलिक बीमारियों। और अगर हम फैटी लीवर की बीमारी को इसी स्टेज पर रोक दें या रिवर्स कर दें, तो ये जो मैंने आपको इतनी सारी बीमारियां बताई ये कैसे कैसे डेवलप करती हैं, हम इन सब से बच सकते हैं। तो ये एक अलार्मिंग बेल की तरह लेना चाहिए फैटी लीवर को, इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर अगर किसी को पता लगे कि मुझे फैटी लीवर है और उसका ट्रीटमेंट ना ले और उसको इग्नोर करे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं?
ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं ओपीडी में, हॉस्पिटल में, कि उनको पता चल गया था फैटी लीवर का 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि उनको किसी ने गाइड नहीं किया या उन्होंने इग्नोर कर दिया कि फैटी लीवर है, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको फैटी लीवर है तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आपके रिस्क फैक्टर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हो सकता है फिर, क्योंकि फैटी लीवर हुआ क्या है, मतलब लीवर आपके शरीर में फैट ज़्यादा है और फैट एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है। आपके पूरे शरीर में जहाँ जहाँ फैट जा रहा है वहाँ वहाँ वो इन्फ्लेमेशन करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर लीवर में एक्सेस फैट से उस लीवर के फैट में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई, तो आपके लीवर के टेस्ट खराब आने लग जाएंगे। अगर आप एलएफटी करते हैं, पहली स्टेज में क्या होता है कि सिर्फ लीवर में फैट है लेकिन आपके लीवर के टेस्ट नॉर्मल है, उसको स्टेज 1 कहेंगे कि फैटी लीवर स्टेज है, सिंपल स्टीटोसिस है, मतलब फिर लीवर में फैट जाता है। लेकिन सेकेंड स्टेज क्या होती है कि जब आपके लीवर के टेस्ट भी खराब होने लग जाते हैं, इसका मतलब लीवर पे सूजन आ गई है, और उसको हम बोलते हैं मैश या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोटिक हेपेटाइटिस। अब ये हेपेटाइटिस हो गई, मतलब लीवर पे सूजन भी आ गई, तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। कई लोग होंगे कुछ दिन दवाई खा लेंगे खुद से ही और कहेंगे हमारे टेस्ट ठीक आ गए, फिर से अपना लाइफस्टाइल कोई पुराना वाला अडॉप्ट कर लेंगे और कुछ दिन के बाद फिर से आपके लीवर के टेस्ट खराब होने लग जाएंगे। ऐसे बार बार इंसल्ट अगर लीवर पे होगी तो इसको क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंसल्ट हुई, लीवर ने कोशिश की, रीजनरेट कर गया। लीवर बहुत अच्छा ऑर्गन होता है, फॉरगिविंग ऑर्गन है, कि कोई इंसल्ट आपने की, लीवर पे नुकसान पहुंचाया उसको, लेकिन आपने वो दवाई छोड़ दी या वो अपनी एक्टिविटी बंद कर दी, तो लीवर रीजनरेट कर जाता है और आपका हेल्दी लीवर हो जाता है दोबारा। लेकिन यही इंसल्ट अगर बार बार होगी, फर्स्ट अटैक हुआ हेपेटाइटिस का, दूसरा अटैक हुआ, फिर तीसरा अटैक, चौथा अटैक, तो ऐसे जब भी लीवर रिपेयर करेगा, रिपेयर के टाइम में लीवर में फाइब्रोसिस हो जाएगा और फाइब्रोसिस होने से थोड़ी बहुत स्कैरिंग हो जाएगी, स्कार बनेंगे। तो यही बार बार अगर होता रहेगा तो फिर स्टेज आ जाएगी फाइब्रोसिस की, जहाँ लीवर कंप्लीटली हेल्दी नहीं होगा, रिकवर कर भी गया है, आपके टेस्ट नॉर्मल भी हो गए, लेकिन लीवर कंप्लीटली अपनी नॉर्मल स्टेज पे नहीं जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस रह जाएगा। और अगर आप वहाँ भी नहीं रुके या आपको पता ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि वो गलत आदत है उनकी, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत जंक खाते हैं, शराब पीते हैं या ऐसे ही हेल्थ सप्लीमेंट लेते रहते हैं, तो उससे अपना नुकसान कराते हैं, तो पता होता है लेकिन फिर भी इग्नोर करते हैं। अगर बार बार ये लीवर पे सूजन रिपेयर ये सब होता रहेगा तो एक स्टेज आएगी जब लीवर में फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको फिर हम बोलते हैं सिरोसिस। वो इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है और तब फिर रिवर्स नहीं होता। पहले की 2 स्टेज जो अगर सिर्फ फैट है लीवर में वो, और जो सेकंड स्टेज मैंने बताई मैश, ये दोनों स्टेज रिवर्सिबल हैं। अगर आपने कुछ ट्रीटमेंट किया या अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया तो आप रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लीवर नॉर्मल की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर फाइब्रोसिस बहुत एडवांस हो गया है या सिरोसिस हो गया है तो ये रिवर्स नहीं होता, फिर आपको परेशानियां होंगी, फिर कुछ सिम्टम आएंगे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल क्योर नहीं कर सकते। शुरू की 2 स्टेज क्योरेबल हैं, रिवर्सिबल हैं, आगे की नहीं। सर प्लीज़ जॉन्डिस पे कुछ बताएंगे? एरिया जो है वो बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में जब बढ़ जाती है तो उससे हमारी आंखें पीली दिखने लगती हैं, पेशाब का रंग पीला हो जाता है, तो उसे आम भाषा में पीलिया कहते हैं या इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया जो है वो अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक होता है। प्री हिपैटिक का मतलब होता है जब आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हेमोलिसिस होता है, मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आरबीसी का डैमेज होता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। और कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें लीवर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जैसे कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, अल्कोहलिक हिपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हिपेटाइटिस, वायरल हिपेटाइटिस या मैश मेटाबॉलिक स्टीटोटिक हिपेटाइटिस या विल्सन डिजीज़, ये इनमें लीवर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और एक होता है पोस्ट लीवर, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिंग जॉन्डिस, मतलब जो लीवर में से डक्ट्स होती है जो बाइल को लेकर नीचे इंटेस्टाइन में मिलाती हैं, जिनको
बाई डक्ट बोलते हैं, सीवीडी बोलते हैं। उनमें अगर कोई गॉल ब्लैडर से निकल के या लीवर से निकल के कोई स्टोन नीचे फंस जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलेंगे, सीवीडी स्टोन। या कई बीमारियां होती हैं जो कैंसर हो जाते हैं डक्ट्स के, पैनक्रियास के, गॉल ब्लैडर के, या स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो उनमें भी जॉन्डिस हो सकता है। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाता है। तीनों का अलग अलग निदान होता है और अलग अलग सिम्टम होते हैं। सर अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में कुछ बताइए सर। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ मतलब अल्कोहल से लीवर को नुकसान होने वाली बीमारी है। हमें बहुत साल से, बहुत सदियों से पता है कि अल्कोहल से लीवर ख़राब होता है, लेकिन अल्कोहल का बनना और बिकना बंद नहीं हुआ। तो पब्लिक अवेयरनेस ही हो सकती है। हम किसी को ज़बरदस्ती तो मना नहीं कर सकते कि शराब नहीं पीजिए, लेकिन अल्कोहल से क्या क्या खराबी हो सकती है वो पता होना चाहिए। अल्कोहल से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से लीवर में अल्कोहलिक हिपेटाइटिस हो सकती है, मतलब लीवर में सूजन आ सकती है। और लीवर में सूजन आने के कारण जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है, आपको थकान हो सकती है, आपको खून की उल्टी आ सकती है, और आपको इम्यूनिटी डाउन होने के कारण तरह तरह के इन्फेक्शन बन सकते हैं। एक सेकंड टर्मिनोलॉजी होती है एक्यूट और क्रोनिक लिवर फेलियर। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन बहुत टाइम से कर रहे हैं तो एकदम से लीवर फेल कर गया, तो एक्यूट इंसल्ट हुई और पहले से बैकग्राउंड में लीवर ख़राब। एक वो होती है, वो उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, साथ में लीवर के साथ साथ दूसरे ऑर्गन भी ख़राब हो जाते हैं। शराब दूसरी बीमारी से ये हो सकते हैं। तीसरा होता है कि सिरोसिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, मतलब धीरे 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 लीवर ख़राब होता चला गया, रिपेयर और डैमेज, रिपेयर डैमेज ये सब चलता रहा शरीर का, लीवर का, और एक स्टेज के बाद लीवर बिल्कुल ठप हो गया, जिसको हम क्रोनिक लिवर डिजीज सिरोसिस बोलेंगे। तो अल्कोहल से डैमेज बहुत होता है। अब अगर पहले जो मिथ थे कि 2 ड्रिंक्स फॉर फीमेल और 3 ड्रिंक्स फॉर मेल कि सेफ़ होता है, पी सकते हैं, या रेड वाइन या वाइन पी सकते हैं, उनसे हेल्थ अच्छी होती है, ये सब मिथ हैं, ये सच नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था, पहले ऐसी कुछ स्टडीज़ थी जो ये शो करती थी कि ऐसा है। लेकिन अब रिसेंट स्टडी और WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो ये बोलती हैं कि किसी भी मात्रा का अल्कोहल, शराब जो है वो सेफ़ नहीं है शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि अल्कोहल को एक कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में रखा गया है, मतलब अल्कोहल कैंसर कराता है। तो कैंसर कराने वाली कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसको हम सेफ तो नहीं कह सकते। एक मिथ लोगों में और भी होता है कि बियर में अल्कोहल नहीं होता, बियर शराब नहीं, वो भी गलतफहमी है। बियर में भी अल्कोहल होता है, 4 से 8% तक अल्कोहल बियर में भी होता है, तो वो भी नुकसान करती है। तीसरा एक मिथ लोगों के अंदर और होता है अल्कोहल को लेके कि अगर बहुत प्रीमियम विस्की, प्रीमियम ड्रिंक्स लेंगे, सिंगल मॉल्ट और महंगी वाली शराब लेंगे तो वो सेफ़ है, अच्छी है, और सस्ती शराब ख़राब है। शराब सारी ही ख़राब हैं, कोई भी शराब अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अंदर शरीर में मेटाबॉलिज्म तो एक ही तरीके से होना है ना। एल्डिहाइड्स बनते हैं ये शराब के मेटाबॉलिज्म में, और वो जाके डिफरेंट सेल्स में इन्फ्लेमेशन करते हैं, और अगर कोई प्रीडिस्पोज्ड है कुछ बीमारियों के लिए तो उसको बीमारी इंसाइट हो सकती है। कैंसर जैसी बीमारियां भी अल्कोहल से हो सकती हैं, जो कि कॉमनली डिस्कस नहीं किया जाता है। सर वायरल हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा बताएंगे। वायरल हेपेटाइटिस मतलब लीवर पे सूजन आ गई है वायरल इन्फेक्शन के कारण। अब वायरस बहुत तरह के होते हैं, कुछ वायरसेस को हम हेपेटोट्रोपिक वायरसेस कहते हैं, कुछ नॉन हेपेटोट्रोपिक वायरस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। ये है हेपेटोट्रोपिक, मतलब लीवर के प्रेडोमिनेटली लीवर के लक्षण को कराने वाले। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो नॉन हेपेटोट्रोपिक होते हैं, फिर भी लीवर को डैमेज कर देते हैं, जैसे कि डेंगू वायरस होता है। तो हेपेटोट्रोपिक वायरसेस जो होते हैं वो 2 तरह के, अगर उनको क्लासीफाई किया जाए 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जो एक्यूट हेपेटाइटिस कराने वाले, मतलब
एक्यूट फेज में हेपेटाइटिस रहेगा, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, ई होता है। और हेपेटाइटिस बी का एक्यूट फ्लेयर या एक्यूट हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। कुछ केसेस में या रेयर केसेस में एक्यूट हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, लेकिन बड़ा रेयर होता है, क्रॉनिक ज़्यादा कर। एक्यूट वाला जो फेज होगा वो 6 महीने तक चलता है, 6 महीने बाद रिकवर हो जाता है। ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए और ई के जॉन्डिस जो पेशेंट होते हैं वो 1 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए कई बार रिलैक्सिंग रिमिटिंग कोर्स हो सकता है, 10% लोगों में 6 महीने तक वो भी सेटल कर जाता है। पर क्रोनिक हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस बी और सी जो हेपेटाइटिस होते हैं, और हेपेटाइटिस डी जो इंडिया में कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान इस तरह इधर चले जाएं तो अफ़गानिस्तान उस रीजन में हेपेटाइटिस डी भी बहुत कॉमन होता है। पर हेपेटाइटिस डी हेपेटाइटिस बी के साथ ही होता है। और हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये क्रोनिक बीमारी कर सकते हैं। क्रोनिक बीमारी मतलब आपको कुछ टाइम के लिए सिम्टम आए और उसके बाद सिम्टम ही नहीं आए, या हो सकता है आपको सिम्टम ही ना आए और एकदम से जब लीवर ख़राब हो गया तब आपको पता चला किसी और लक्षण के कारण कि आपको तो कई साल से हेपेटाइटिस चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो ये फैमिली में भी हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हो सकता है। इसीलिए सब मदर्स का प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस बी का भी और सी का भी, और अगर कुछ निकलता है तो उसका निदान भी किया जाता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बचपन में ही हो गया पैरेंटल ट्रांसमिशन से, तो फिर अगर रिकवरी टाइम से एक्शन नहीं लिया गया तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 5%। अगर किसी को अडल्टहुड में आते इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी का, तो चांसेस ऑफ रिकवरी कि आपकी बॉडी उसको रिकवर कर देगी वो लगभग 95% चांस होता है। और इसलिए जब भी इन्फेक्शन होते हैं इनका ये जानना ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन अभी का है या पुराना है। इसके कुछ टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं। और इनमें से हेपेटाइटिस सी जो है वो बहुत साइलेंटली चलता है और कई बार सिरोसिस या लीवर कैंसर के साथ ही प्रेजेंट करता है। तो स्क्रीनिंग करना जरूरी रहता है। जो हाई रिस्क लोग होते हैं, हाई रिस्क लोग कौन होते हैं? जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जिनका काम से निकालने का ज़्यादा है, या जो नशा करते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, वो हाई रिस्क हो जाते हैं। जो टैटू करवाते हैं, तो टैटू भी ऐसे ही कहीं भी नहीं करवा लेना चाहिए, बहुत इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्लड बोर्न जो कौन कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का और सी का इन्फेक्शन ब्लड बोर्न होता है। हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन जो होता है वो वाटर, गंदा पानी, गंदा खाना, इनसे ट्रांसमिशन से होता है। जिनमें हेपेटाइटिस ए और बी जो वायरसेस हैं ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, और हेपेटाइटिस ई की भी वैक्सीन इंडिया में जल्दी ही आने वाली है। चाइना में या नेपाल में इसके बहुत सारे ट्रायल हुए हैं और काफ़ी इफिकेसी पाई गई है। इंडिया में भी कुछ टाइम में हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन आ जाएगी। तो हेपेटाइटिस ए, बी और ई अगर हम बात करें तो ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, तो इसलिए वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। अगर कोई भूल गया कि मुझे पता नहीं मेरी वैक्सीन हुई है कि नहीं, या हुई है तो मैं कैसे जानूँ कि मेरे अंदर इम्यूनिटी है कि नहीं? सिंपल सा टेस्ट होता है, anti-HBs टाइटर। हेपेटाइटिस बी के लिए anti-HBs टाइटर चेक करा लीजिए। अगर 100 के ऊपर है आप बहुत अच्छे सेफ है, 10 के ऊपर है इम्यून है, लेकिन आपको एक पॉजिटिविटी जरूर। और अगर 10 से कम आपकी वैल्यू आती है तो आपको पूरा का पूरा वैक्सीनेशन दोबारा से लेना चाहिए। तो कम से कम वायरल हेपेटाइटिस जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल है उनसे तो हम बच ही सकते हैं अपना वैक्सीनेशन करा के और अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके। सर आपने लीवर सिरोसिस की 3-4 बार चर्चा की, फैटी लीवर में बताया, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में बताया। तो ये सिरोसिस जो है सर, इसका क्या मतलब है कि लीवर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, और अगर सिरोसिस हो जाए तो क्या ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है क्या? सिरोसिस लीवर की बीमारी की एंड स्टेज को हम बोलते हैं। तो अगर सिरोसिस हो गया है तो एक बात तो तय है कि ये रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल डैमेज लीवर को हो गया है। लीवर जो आपके इतने टाइम खुद ही अपने आप को रिपेयर कर रहा था, इंसर्ट्स को रिकवर कर रहा था, अब वो इस स्टेज पे पहुंच गया, उसमें बड़े बड़े नोडुल्स बन गए हैं फाइब्रोसिस हो के, कि वो अब और ज़्यादा रिकवर करने की उसमें नहीं, हालत में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिरोटिक पेशेंट जो हैं वो
एंड हुए, एंड स्टेज पे चले गए। लास्ट स्टेज हम बोलते हैं कि इस प्रोसेस की लास्ट स्टेज है, पर इसमें भी कंपनसेटेड सिरोसिस होता है और डिकम्पनसेटेड होता है। कंपनसेटेड सिरोसिस को बोलेंगे कि आपने टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड या कोई दूसरा टेस्ट, और उसमें आपको पता लगा कि लीवर में नोडुलरिटी आ रही है, बड़े बड़े नोड्यूल्स बन गए हैं और लीवर का जो कंटूर है, जो शेप है, वो नॉर्मल नहीं रही है सिरोसिस, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ भी लक्षण नहीं। तो इसको हम बोलते हैं कंपनसेटेड। या थोड़े बहुत लीवर के टेस्ट खराब हो सकते हैं जो कि हम अपना गुड लाइफस्टाइल के साथ उनको मेंटेन कर सकते हैं, और जो प्राइमरी इंसल्ट ने सिरोसिस कराया है तो उस प्राइमरी इंसल्ट को हमें मैनेज करना है। दूसरा होता है डिकम्पनसेटेड सिरोसिस। डिकम्पनसेटेड सिरोसिस का मतलब होता है कि सिरोसिस तो है और सिरोसिस से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी आपको है, वो एक भी हो सकती है, दो भी, या सोचता है आपको सारी कॉम्प्लिकेशन एक साथ आ गई। वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? सिरोसिस जब होता है तो लीवर सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो जो लीवर के अंदर से ब्लड जाना है इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से, लीवर में ब्लड जाता है, पोर्टल वेन बनती है। तो पोर्टल वेन में ब्लड जा रहा है, लेकिन लीवर इतना सख्त हो गया है तो वो ब्लड को अंदर से जाने नहीं दे रहा, फिल्ट्रेशन ब्लड का नहीं हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो रहा है। तो ब्लड अगर आगे नहीं जाएगा तो बैक फ्लो मारेगा, पीछे की तरफ को हटेगा, इसलिए स्प्लीन की तरफ ब्लड जाएगा तो स्प्लीन बड़ा हो जाएगा, तिल्ली बढ़ी जाएगी। अगर ब्लड जो है नीचे इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में एडिमा हो जाएगा, वहाँ पे भी सूजन आ जाएगी और लीवर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। लीवर को प्रेशर मेजरमेंट करने के भी तरीके हैं, जिसको हम HEPG बोलते हैं, हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट। तो लीवर का अगर प्रेशर बहुत बढ़ गया है तो इसको बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। और ये पोर्टल हाइपरटेंशन जैसे बैक फ्लो हो गया ब्लड का, स्प्लीन में गया, स्प्लीनों में गया नहीं, इंटेस्टाइन की तरफ बैक फ्लो किया तो इंटेस्टाइन में सूजन, पेट में पानी भरना, और ऊपर की तरफ आ गया पेट की तरफ, जो ब्लड वेसल है वो फूल गए तो पेट में या जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक वेरेसिस आ जाते हैं, फूड पाइप में भी वेरेसिस हो जाते हैं, नसें फूल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए, कंट्रोल ना करें, इंसल्ट कंटिन्यू रखी जाए तो फिर वो फट जाएंगे। फटेंगे तो खून की उल्टी आ सकती है या काले रंग की लैट्रिन आ सकती है। ऐसा ही हेमरॉइड्स भी डेवलप हो सकते हैं और वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सिम्टम होगा, पेट में पानी आ सकता है, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं। एक होता है क्योंकि अमोनिया का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है, लीवर काम करना ही नहीं है, और बाईपास चैनल बहुत सारे बन गए हैं, लीवर में तो ब्लड जा नहीं रहा, बाईपास होकर सीधा ब्रेन में भी जा रहा है, शंट बन जाते हैं। तो ये जो शंट बन जाते हैं, ये बाईपास होकर अमोनिया लीवर में गया ही नहीं, या मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं हुआ, तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट बेहोश हो सकता है, गफलत में जा सकता है, जिसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि लीवर एक इम्यून ऑर्गन है, इम्यूनिटी देता है, प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा तो ग्लोबुलिन्स भी नहीं बनेंगे, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी नहीं बनेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बनेंगे तो इन्फेक्शन लगेगा। तो जो इन्फेक्शन हमारा शरीर खुद ही लड़ देता है इन्फेक्शन से और हमें ठीक कर देता है, ऐसे सिरोटिक पेशेंट में नहीं होगा। जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हो गए उनमें थोड़ा सा इन्फेक्शन भी ज़्यादा दिक्कत देगा और रिकवरी करने में भी मुश्किल आएगी। हो सकता है अच्छे से अच्छे एंटीबायोटिक्स चलाने के बाद भी मरीज ठीक ना हो और बिगड़ता ही चला जाए। इससे अलावा किडनी में भी दिक्कत हो सकती है, जिसको हम हेपेटोरेनल सिंड्रोम कहते हैं। जब ब्लड फ्लो सारा का सारा पेट की तरफ सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, किडनी की तरफ फ्लो कम जाएगा, तो उधर किडनी में भी डैमेज होता है, जिसको फंक्शनल बोलते हैं। ऐसे ही निमोनिया भी हो सकता है या छाती में पानी भर सकता है, क्योंकि पेट में अगर किसी के पानी भर गया तो इधर से छाती में भी पानी जा सकता है, या लोअर लोब का निमोनिया हो सकता है। तो एक सिरोसिस से इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर सिरोसिस इस स्टेज में पहुंच गया है जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को, तो उसमें तो बेस्ट अगर ट्रीटमेंट हम कहें तो लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। और अगर पेशेंट कंपनसेटेड फेज में है या डिकम्पनसेटेड हुआ भी है, लेकिन एक आधा डिकम्पनसेशन क्लियरिंग हुई है इधर, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं दवाइयों से, और रिस्क फैक्टर रिडक्शन दवाइयाँ दे के चीज़ों को काफ़ी सा टाइम तक चला सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या सिम्टम है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनको भी सिरोसिस हुआ है उनको सबको 100% लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसकी भी स्कोरिंग होती है, मेड स्कोर निकाला जाता है, चाइल्ड CTP स्कोर निकाला जाता है, और उसके बेसिस पे फिर आगे डिसाइड किया जाता है।
एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि मसल जो है, मसल, जिन लोगों की मसल अच्छी रहती है उनके हेपेटिक डिकम्पनसेशन, जो ये डिकम्पनसेशन बताया, ये कम होते हैं या होंगे तो जब भी वो रिकवर करेगा। इसलिए लीवर के पेशेंट को या सिरोसिस के पेशेंट को अपनी मसल अच्छी रखनी चाहिए। मैं जनरली पब्लिक को ऐसे समझाता हूँ कि मसल जो है वो लीवर की बहन है, कि लीवर कोई काम नहीं कर पा रहा तो वो काम मसल करके देगी लीवर को, उसकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मसल को कभी भी कमज़ोर ना पड़ने दें, नहीं तो फिर अगर सार्कोपीनिया मतलब मसल का लॉस भी हो गया और लिवर भी ख़राब है तो वो डेडली कम्बिनेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिकनेस बढ़ जाती है इसमें। सर आपने बताया कि लीवर बड़ा शानदार ऑर्गन है, फॉरगिविंग इन नेचर है, इंसल्ट और इंजरी के बाद भी आपको चांस देता है कि आप अच्छा सामान्य जीवन जी सकें। तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि सर उसका जो लीवर है वो हेल्दी बना रहे? तो लीवर जो है वो जिगर है, उसमें जिगर होता है, तभी वो कहता है ठीक है माफ़ किया माफ़ किया माफ़ किया। तो कितनी बार माफ़ करेगा, है ना। तो उसके भी रिपेयर के प्रोसेस में फाइब्रोसिस होने का रिस्क होता है, बार बार डैमेज होगा, रिपेयर होगा तो फाइब्रोसिस हो सकता है। इसलिए ज़्यादा बार लीवर को डैमेज ना करें। एक बार आपसे गलती हो गई, 2 बार हो गई, बार बार करेंगे तो लीवर आपको फिर माफ़ नहीं करेगा, वो खुद ही ठीक नहीं रहेगा। तो रीजनरेशन होता है लीवर में। अब लीवर डैमेज ना हो या लीवर की बीमारियां कम से कम लगे, आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर रखते हैं तो आपको ये चीज़ें फ़ायदा करेगी। जैसे कि सबसे पहला जो अगर पॉइंट कहें तो वो है एक हेल्दी वेट मेंटेन करना। आपका BMI अगर 21 से 23 के बीच में है, 25 से कम बोल रहा हूँ मैं, 21 से 23 के बीच में है, आप थोड़े से अंडरवेट आपको लगता है तो वो आपके लिए सही है। ये मीथ है बहुत बड़ा कि अगर हम मोटे होंगे तो हम हेल्दी हैं और पतले हैं तो हम बीमार हैं। ये बहुत बड़ा मीथ है, इसको दूर करने की जरूरत। हमें अपने फैट बॉडी में कम से कम एक्यूमुलेट होना देना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी मसल अच्छे से डेवलप हो और फैट बर्न। फैट एक्यूमुलेट नहीं होने के लिए आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करना है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको मीठी चीज़ें नहीं लेनी हैं, जंक नहीं लेना है, आप हरी चीज़ें लीजिए, फ्रूट लीजिए, ज़्यादा स्प्राउट्स खाइए, प्रोटीन का सेवन ज़्यादा कीजिए। पनीर खा सकते हैं, पनीर खाने से मोटापा नहीं होगा, प्रोटीन होता है उसमें ज़्यादा, तो पनीर खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर रखते हैं, पानी पीजिए, दिन में कम से कम 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। रात का खाना जल्दी कर लेना चाहिए 7 बजे के आसपास। अगर उससे लेट करेंगे तो आपकी बीमारी, आपका सारा सिस्टम ख़राब होता है, आपका पेट में गैस बनने के रिस्क बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती है और आपका सारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, तो आपका फिर हेल्थ नहीं सही रहेगा। जिन लोगों के घर में लिवर डिजीज़ है, पेरेंट्स को या नाना को, दादा को, किसी को भी पहले की जनरेशन में लीवर की बीमारी रही है, उन लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, अपने रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि आपको एक रिस्क है, जेनेटिक इनहेरिटेड है, उसमें आपकी गलती नहीं है लेकिन है, तो आपको अवेयर रहना चाहिए और अपना वेट अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए और अपने मुंह पे स्वाद के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि आप हाई डेंस कैलोरी वाली फूड ना लें।